नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव की जंग पर अब धीरे धीरे हिंदुत्व का रंग गहराता जा रहा है। सियासी दल हिंदुत्व की सीढ़ी के सहारे चुनावी इशारे कर रहे हैं और मकसद वोटर्स के बीच अपनी जगह को तलाशना है। और सियासी खींचतान के दौर में हिंदुत्व का जोर भी भरपूर नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत के इतिहास पर बात करने के लिए सामने आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों के जरिए चर्चा में बने रहने के आदी हैं, लेकिन जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं, वो इस तरह की अनर्गल टिप्पणी ही करेंगे। जिन लोगों ने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा, वो भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हुए उन पर हमला बोला। अब ये एक्सीडेंटल हिंदू वाली थ्योरी कहां से आई, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का स्टेटमेंट और जवाब में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है, वे इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करेंगे ही। खासतौर पर जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सीडेंटल हिंदू वाली बात कहकर विपक्ष को घेरा हो। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और उनके नेताओं को एक्सीडेंटल हिंदू बताते रहे। 3 हफ्ते पहले ही 10 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी सीएम योगी ने चुनावी रैली में विपक्ष को एक्सीडेंटल हिंदू बताते हुए घेरा। तब सीएम योगी ने कहा था कि एक्सीडेंटल हिंदुओं ने रामकृष्ण पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। इससे पहले जनवरी 2022 में जब यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब भी योगी आदित्यनाथ का यह दावा था कि नेहरू अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कह चुके हैं। ऐसे में जाहिर है कई सवाल हैं और उन सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा को जारी रखेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या राजा महाराजाओं पर राहुल का स्टेटमेंट सिर्फ चुनावी लाभ के लिए था? क्या कांग्रेस की पुरानी चली आ रही तुष्टीकरण की नीति को ही राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं? क्या राहुल ने सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू राजाओं का अपमान किया? लगभग 500 सालों तक शासन करने वाले मुगल शासकों पर राहुल गांधी एक शब्द क्यों नहीं बोले? क्या राहुल ने फिर से चुनावों के समय एक सेल्फ गोल कर दिया है? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ होंगे। रमनीश वत्स जी स्टूडियो में है, राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ ही राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 1-1 मिनट का टाइमर रहेगा बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गेस्ट के लिए, और उसके बाद बाकी पॉलिटिकल एनालिस्ट से मैं डिटेल में रिएक्शन लूंगी। लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा आपके पास आते हुए, जो कुछ आज योगी आदित्यनाथ ने कहा राहुल गांधी को लेकर, उनको एक्सीडेंटल हिंदू बताते हुए, मैं ये समझना चाहती हूं कि अगर उन्होंने आज ये कहा तो क्या गलत कहा, और इसका दोष अगर दिया जाए तो राहुल गांधी को दिया जाए या उनकी उस बैकएंड टीम को दिया जाए जो उनके लिए पूरी रिसर्च फैक्ट्स के साथ नहीं करते, जब राहुल गांधी पब्लिक में कुछ कह देते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा है कि अभी तो 2 ही चरण के चुनाव हुए हैं
और भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट हो गया है कि उनके पांव तले जमीन खिसक गई है। तो इसीलिए अभी ये कभी एक्सीडेंटल हिंदू की बात करेंगे, कभी मुस्लिम लीग की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, और तीसरा चरण होने दीजिए, ये आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान की यात्रा भी करवाएंगे। तो ये इनकी बौखलाहट को बतलाता है, जो ये बतलाता है कि ये चुनाव में हार मान चुके हैं और इसीलिए अब भावनात्मक मुद्दों को जबरदस्ती उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। 30 ही सेकंड में सर आपका ओपनिंग स्टेटमेंट क्लोज हो गया। मैंने आपको पूरा 1 मिनट का समय दिया था सर। 30 सेकंड में आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट, खैर कोई नहीं सर, कोई नहीं, लेकिन सिंह साहब को मैं पूरा 1 मिनट दूंगी। एसएन सिंह साहब, अब मैंने पूछा इनसे कि भाई किसको दोष दिया जाए, राहुल गांधी को दोष दिया जाए या बैकएंड को दोष दिया जाए, बैकएंड टीम को जो रिसर्च प्रॉपर नहीं करती, लेकिन इन्होंने कह दिया कि बीजेपी को दोष देना चाहिए। तो सिंह साहब, बीजेपी ऐसा क्यों करती है? एक्सीडेंटल हिंदू क्यों बता रही है भाई राहुल गांधी को? पूर्णिमा जी, जो आप रहेंगे हम वही तो कहेंगे। हम पे इल्जाम है कि झूठ को क्यों झूठ बोला, इतना ही तो इल्जाम है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? ऐसे राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते, कोई हिंदू कहेगा? ऐसी कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं हिंदू आतंकवादी है, कोई करेगा? ऐसे राहुल गांधी जी वो अपनी यात्रा पे निकलते हैं, पता नहीं कौन धार्मिक या सांस्कृतिक यात्रा पे निकले थे। पहले दिन की यात्रा जानती है पूर्णिमा जी किसके साथ निकले थे? ऐसे पादरी के साथ जो कहता है दुनिया में कोई धर्म ही नहीं होता है, सभी धर्म समाप्त हो जाता है। दूसरे दिन की यात्रा जानते हैं किसके साथ किए थे? रणनीत मिश्रा जी को बता दीजिएगा, डिटेल देख लेंगे। दूसरे दिन की यात्रा उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो गाय को जिंदा माचिस से जला दिया था पेट्रोल डाल के। तो निश्चित तौर पे लोग पूछेंगे कि कांग्रेस का क्या ये चरित्र है जो आप राम को कहेंगे कि राम तो काल्पनिक होते हैं, रामेश्वरम तो काल्पनिक है, सांप्रदायिक विधेयक लाएंगे, मंदिर में जाकर आप बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि वहां पलसी मार के बैठा जाता है कि घुटने टेक के बैठा जाता है, जनेऊ बाएं लगाया जाता है कि दाएं लगाया जाता है। हिंदू धर्म की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को आप पालन नहीं करेंगे, वसुधा को कुतुब नहीं मारेंगे। ठीक है, तो फिर आप उनको एक्सीडेंटल हिंदू बता देंगे। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि नेहरू भी खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताते थे। सिंह साहब, ये दावा उन्होंने पहले भी किया था, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन तारिक खान साहब, मतलब राहुल गांधी क्या सोचकर कुछ कहते हैं, क्या सोचकर कुछ बताते हैं? उनको हिंदू राजाओं में और मुगलों में, आक्रांताओं में कोई अंतर नजर नहीं आता। उसको लेकर वो कोई बात नहीं करना चाहते, जिसको देश ने खंड खंड करने की कोशिश की, तोड़ देने की कोशिश की। लेकिन जो हिंदू राजा थे, जिन्होंने देश में अपना योगदान दिया, अहम योगदान दिया, उनके बारे में भी जो जानकारी है वो अधूरे ज्ञान की तरह राहुल गांधी को इतनी कम है कि मंच पर आते हैं, लोगों के बीच में कुछ भी कहकर निकल जाएंगे। आपने मुझे शायद 1 मिनट दिया है, मेरा समय शुरू होता है। आप 2015 में और 2018 में अमित मालवीय ने और संबित पात्रा ने यही बातें कही कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। ये बात पहली बार INP खरे द्वारा, जो कि हिंदू महासभा के बड़े नेता थे और अध्यक्ष भी थे, उन्होंने स्टडी ऑफ नेहरू में जो 215 पेज नंबर पर द एंग्री एरिस्टोक्रेट में उनको रिफर किया कि उनको रिफर करके कहा कि उन्होंने ऐसा कहा है और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। जब ऑटोबायोग्राफी खंगाली गई तो ऑटोबायोग्राफी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने ये बातें कही। समाप्त हो जानी चाहिए ये बातें। आपका प्रतिष्ठित चैनल है, आप ये बात मत कहिए। दूसरी बात कहता हूँ, और अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है उन्होंने कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, तो उसको दिखाना चाहिए। कहीं नहीं है। हैदराबाद के एक पेपर ने माफी मांगी जब उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल इस बारे में छापा 2020 में कि हम इस बात की पूरे सबूत नहीं है हमारे पास, तो सबूत ना हो तो ना कहें। अब आ जाती है राजा महाराजाओं। राजा महाराजाओं लास्ट 1 सेकंड पर पहुंच गए आप। तारिक जी, लास्ट 1 सेकंड पर, एक मिनट, बिल्कुल आपका 1 मिनट हो गया। 1 मिनट हो गया मेरा, 1 मिनट हो गया सर। टाइमर चल रहा था, स्क्रीन पर शायद आपकी नजर नहीं थी सर। अब इसमें भी इल्जाम मत लगाइएगा कि मैंने आपके 1 मिनट में से समय काट दिया सर। बाकायदा टाइमर चल रहा था और सबके सामने था। राकेश जी आपके पास आते हुए, फिर रमनीश वत्स जी आपके पास आऊंगी, फिर इस डिबेट को ओपन करेंगे। राकेश जी, ये जो एक्सीडेंटल हिंदू वाला एक नैरेटिव है, ये बीजेपी पैदा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, या फिर ये खुद कांग्रेस की तरफ से दिया गया एक सेल्फ गोल है जिसको बीजेपी हाथों हाथ ले रही है? न सिर्फ एक्सीडेंटल हिंदू कहने की बात है, बल्कि पिछले कुछ वक्त से लगातार आती तस्वीरें ये दिखाती हैं कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि खुद स्वयं कांग्रेसी जब जरूरत पड़ती है तो उनका टेंपल रन शुरू हो जाता है, लेकिन जब उनको लगता है कि हमको घेरना है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उस निमंत्रण को भी वो बॉयकॉट कर देते हैं, कहते हैं हम तो नहीं आएंगे जी।
पूर्णिमा जी, हम सबसे पहले चलते हैं कश्मीर, और कश्मीर में कांग्रेस के पूर्व नेता है गुलाम नबी आज़ाद जी। हम उनका कथन बताएंगे। उनका कहना था कि इस्लाम का जन्म 1500 साल पहले हुआ। कश्मीर में 600 वर्ष पहले तक कश्मीरी पंडित और अन्य हिंदू थे। ये एक्सीडेंटल वाला जो है ना आपका, उसको आप जोड़ते जाइए। आज कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। फिर आप कल्हड़ की राज तरंगिनी पुस्तक पे जाएंगे तो उनका ये कहना है कि 245 ईसा पूर्व कश्मीर किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने बसाया था। वो टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 2200 साल हो जाता है। तो 2200 साल पहले, यानी इस्लाम के जन्म से पहले से कश्मीर बसा हुआ था, वहाँ हिंदू थे। अब एक्सीडेंटल वाला जहाँ से बात आती है तो कश्मीर के जिनके पूर्वज कश्मीर से थे वो आए दिल्ली में। तो दिल्ली में आके अब वो अपने आप को एक्सीडेंटल बता रहे। उसका कारण ये है कि जिस तरीके से वैवाहिक और पारिवारिक परिस्थितियां हुई, उसके चलते वो ये तय नहीं कर पा रहे कि वो वास्तविक तौर पे क्या है। अब दिल्ली का मिजाज समझिए, तो दिल्ली में जो राजवली पुस्तक है और वो कांगड़ी भाषा में लिखी गई है, उसमें 4100 साल का पूरा इतिहास दर्ज है कि हिंदू शासक यहाँ 4100 वर्ष तक थे। लेकिन हमारे यहाँ इतिहासकारों ने बताया कि दिल्ली मुगलों ने बसाया है। किसी ने भी बीसल देव महाराज का नाम नहीं लिया, किसी ने राजा हेमचंद विक्रमादित्य का नाम नहीं लिया, अनंतपाल जी का नाम नहीं लिया, जिनके 3 पुत्र थे, महिपाल महरौली, तुरंगपाल तुगलकाबाद और सूरजपाल सूरजकुंड। लाल कोट की परिधि थी 2500 कोस, यानी जो लाल किला है वो लाल कोट की परिधि में था। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया गया ना, वो शुरू से बनाया गया है और हमारे यहाँ चश्मा पहना के इतिहास को पढ़ाया गया है और वही पढ़ा हुआ इतिहास हम सब लोग जानते हैं और उसी में लगातार एक्सीडेंट हो रहा है और उस एक्सीडेंट को सुधारा तब जाएगा जब इतिहास का पुनर्लेखन होगा। रमनीश वत्स, ये इतिहास और इतिहास के मुद्दों के साथ खेलना किसको ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, राहुल गांधी को या बीजेपी को? जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि पूरे इतिहास को बदल दिया गया, लेकिन राहुल गांधी तो बाकायदा इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं कि इतिहास में सिर्फ वही लोगों के सामने बीजेपी अब रखने की कोशिश कर रही है जो कि उनके फेवरेबल नजर आती है। लेकिन वही सवाल जो शुक्ला जी से, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म आपके पास चलती हूँ। ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है कांग्रेस की, राहुल गांधी को हमने देखा मंदिर जाते, जनेऊ पहनते हैं, हमने देखा वो तस्वीरें भी। प्रियंका गांधी को हमने देखा कि जाती हैं भाई मंदिर में मत्था टेकती हैं चुनावी नतीजों से पहले या फिर इलेक्शन होने से पहले और अलग अलग वाक्य पर। लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस दौरान क्लियरली ये लोग बॉयकॉट कर देते हैं और फिर अचानक से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। एक्सीडेंटल हिंदू कैसे हैं? जा तो रहे मंदिर, क्या दिक्कत है? एक्सीडेंटल हिंदू की यदि मुझे लगता है परिभाषा यदि दी गई, यदि संज्ञा दी गई, तो इसके पहले बहुत सारे तथ्य भी रखे गए, इतिहास की भी बातें हुई। तो इतिहास के सुनहरे जो पल रहे या सुनहरे जो पन्ने रहे, मुझे लगता है उसको भी तो राहुल गांधी को सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी ने राजा पोरस की बात नहीं करी, बिंबिसार की बात नहीं करी, पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं करी, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं करी, सम्राट अशोक की बात नहीं करी। जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बताइए कि ये मुगलों की गाथा गाने में तो उनको बहुत अच्छा लगता है और एक लंबी परिपाटी रही है, आज से थोड़ी। इनका तो देखिए, इनके जो है सिरमौर कौन है, अंग्रेज या तो मुगल? क्योंकि इनका एओ ह्यूम तो इन्हीं का था ना भाई, संस्थापक। तो इनको यदि इनके ऊपर आरोप लगता है कहीं न कहीं, यदि तुष्टीकरण की बात करें या मुझे लगता है कि कोई कहीं न कहीं देश के प्रति इनकी जो भावना है उसको जागृत होता हुआ हम देख रहे हैं। जिस तरह की राहुल गांधी का वक्तव्य आया अभी सामने में, जैसे इन्होंने कहा, देखिए प्रो मुस्लिम की बात जब आती है कांग्रेस पार्टी की, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं दूंगा तो ए.के. एंटनी का। ए.के. एंटनी खुद जो चेयरमैन हुआ करते थे, जो आपके इसके, वो ए.के. एंटनी जो पूर्व रक्षा मंत्री, उन्हीं का है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी प्रो मुस्लिम होती जा रही है। इससे इसको देखकर इसका जो हश्र आप देखिए कि जिस तरह का 2014 में हार दिखा या 2019 में और 2024 में हम परिणति जो हम देख रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम उसी रूप में दिखता है। उसके बाद आप देखिए हिंदू देखिए और एंटी हिंदू। सबसे पहली बात है कि आप
इनको एक्सीडेंटल हिंदू भी हम नहीं मानते राहुल गांधी को। एक्सीडेंटल हिंदू, देखिए मेरी पहचान जो है मेरे पिताजी से है। मेरे पिताजी जो है ब्राह्मण है, तो मैं भी ब्राह्मण हूं। आप राहुल गांधी के जो है दादाजी वो तो पारसी हैं भैया, राहुल गांधी के पिताजी भी पारसी हुए, तो राहुल गांधी हिंदू कहां से हो गए? दूसरी बात आती है इसके बाद, देखिए कि लगातार आप मुगलों की गाथा गाने में तो बहुत अच्छा लगता है। इंदिरा गांधी हो, चाहे आप सोनिया गांधी हो, चाहे इनकी आप कहें बाबर के मत्थे, बाबर के कब्र पे तो आप चादर चढ़ाने के लिए चले जाइएगा, लेकिन जैसे ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो तब आप देखिए सनातनों को समूल नाश करने की बात याद आ जाती है। आप देखिए अभी टीएमसी के नेता कहते हैं हिंदू जो है काफिर, इनसे युद्ध की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अरे इन्हीं के है ना भाई सब पार्टी। यहाँ पे आप देखिए कि सपा के नेता हैं, क्योंकि सपा के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे। उनको अभी याद कौन आ रहा है? अतीक अहमद याद आ रहा है। उनको याद कौन आ रहा है? मुख्तार अंसारी आ रहा है, अशरफ याद आ रहा है। यानी उनको ध्यान में रख करके, अरे भैया वो है कौन भाई? वो तो एक माफिया था, गुंडा था, मवाली था, अपराधी था, तो उसको कहीं ना कहीं आप पोषित पल्लवित करते हैं ना। इस बात को आप स्वीकारेंगे ना? तारिक खान जी देंगे, इसका जवाब तारिक खान जी देंगे कि अखिलेश यादव के पास यहाँ तो मैयत में जाने का समय है, लेकिन राम मंदिर जाने का समय नहीं है। तारिक खान साहब इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर रंजीत मिश्रा आपके पास आते हुए, और अब ये डिबेट थोड़ा ओपन कर देते हैं, 1 मिनट की समय सीमा को खत्म कर देते हैं। रंजीत कुमार मिश्रा जी, जो भी तर्क अभी दिए रमनीश वत्स जी की तरफ से, राकेश शुक्ला ने एक बड़ा जो आपका हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्टेड ना करते हुए एक बहुत क्लियर फैक्ट सामने रखा। क्या मैं सीधे सीधे ना कहूं कि कांग्रेस की पुरानी तुष्टीकरण की जो नीति है, राहुल गांधी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? और इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना सर, किसी एक पार्टी की कोई नीति होती है, एक नियत होती है, एक तरीका होता है अपनी पॉलिटिक्स को चलाने का, तो मुमकिन है कि राहुल गांधी ठीक ही कर रहे हो फिर तो। पूर्णिमा जी, जनता ने उनके आवाज को कम कर दिया है। नहीं सर, इनके कान में आवाज ठीक। मिश्रा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? कंफर्म करिएगा सर। हिंदू की बात चल रही है, नहीं आवाज आएगी। पूर्णिमा जी दूसरे से सवाल पूछें। ठीक, आप ही जवाब दे दीजिए सर, आप ही जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद एक बार आप भी, तारिक खान जी आप भी कंफर्म कर दीजिएगा। तारिक खान जी, आपको मैं ऑडिबल हूँ क्लियरली? पूर्णिमा जी देखिए, ठीक है सर, ठीक है, आती हूँ आपके पास। पूर्णिमा जी देखिए, हमारे बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कही। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं इन विषयों पे नहीं जाऊंगा। जैसे मुखर होकर उन लोगों ने कहा, बड़ी सच्चाई को कहा। कोई भी आदमी 2 तरह से हिंदू धर्म से हो सकता है, जन्म से और कर्म से। मुझे लगता है जन्म के बारे में बहुत सारे लोगों ने, दादा माता पता नहीं कैसे कैसे बहुत सारी चीजों को बताया। हम कर्म पे आते हैं। आप देखिए, किसी आदमी को अगर तुलना करने के लिए कह दीजिए तो वो अकबर को महान बताएगा, पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं बताएगा। बाबर को महान बताएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जी को नहीं बताएगा। जहांगीर को महान बताएगा, वीर शिवाजी को नहीं बताएगा। महाराज सुहेल जी को नहीं बताएगा। झांसी की रानी जी की बात नहीं करेगा, मेहर भोज जी की बात नहीं करेगा। तो कर्म से भी ये दिखता है कि आप एक्सीडेंटल हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि वो एक्सीडेंटल हिंदू भी नहीं, क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म के हैं तो मजहब नहीं सिखाता, मजहब तो नहीं सिखाता कि आप अपने धर्म से भी जी चुराए। मतलब क्या, धर्म परछाई थोड़े ना है कि आप उससे भयभीत होंगे, डरेंगे, घबराएंगे। सभी धर्मों का सम्मान है, और भारत की व्यवस्था तो संवैधानिक व्यवस्था है, जहाँ संविधान में सभी धर्मों का सम्मान है। तो बड़ा छोटा ऊंच नीच तो है नहीं कि आप हिंदू धर्म को कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, डरते हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि नहीं, इसमें बस एक बात जोड़ते हुए सिंह साहब कि ये तो बड़ा निजी विषय है ना, आस्था और राजनीति तो 2 अलग अलग चीजें होनी चाहिए ना। लेकिन आज की तारीख में तो हर कोई उसको मिक्स करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जिस तरीके का नैरेटिव सेट करती है, बीजेपी जिस तरीके की बात करती है, ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर विशेषाधिकार अगर अधिकार किसी का है तो वो बीजेपी का है। क्यों है सर ऐसा? राहुल गांधी को आपने सवाल पूछा। राहुल गांधी को अगर लगता है कि भाई मुझे साल में 1 बार मंदिर जाना है तो 1 ही बार जाएंगे ना सर। नहीं, अच्छी बात है, मैं कोई मना ही नहीं किया। कौन कहा? सवाल तो देखिए, लोकतंत्र में आप जितने विपक्षी होंगे उनसे पूछेंगे तो कहेंगे भाई लोकतंत्र में हमारे बोलने का अधिकार भी ले लेंगे क्या? नहीं, हम तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों योगा भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है? क्यों तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है? क्यों कुंभ भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है? क्यों गंगा भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है? क्यों 3 तलाक भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है? क्यों जो है तुष्टीकरण केवल आपका रहता है? और मैं तो पूछता हूं कि जब कहीं कोई धर्मांतरण की बात आती है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की बात हो जाती है? आप क्यों नहीं उस पर सवाल और जवाब करते? करना चाहिए, नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वो तुष्टीकरण का कार्य करते हो। और आपने कहा हिंदू धर्म,
हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो वसुधा को कुटुंब मानता है, और आप ये व्यवस्था आपको भारत में दिखेगा पूर्णिमा जी कि भारत में जो लोग भी हैं उनको पूरे कुटुंब की तरह आचरण किया जाता है। वो हमारे तीज त्योहार में आते हैं, हम उनके तीज त्योहार में आते हैं। लेकिन पूर्णिमा जी सबसे अंतिम और अच्छी बात यह है कि आप देखिए क्या बात है कि आप घी चुराते हैं, आग चुराते हैं, अपने धर्म को खुल के अपने धर्म के तीज त्योहार को भी नहीं मना पाते। अगर दुर्गा पूजा हो रहा है तो आपको चुन्नी कलावा बांधने में क्या दिक्कत है? क्यों वोट कट जाएगा? हमारे दूसरे धर्म के लोग क्यों नाराज होंगे? वो भी खुशी से हमारे साथ मनाएंगे। यही जो विचारधारा लेकर चली कि नहीं बाबर, हुमायूं, जागीर, शाहजहां, औरंगजेब को बढ़ाई, वो आज से नहीं चली। गजनी कोई बहुत बड़े देश से नहीं आया था, अफगानिस्तान में एक छोटा सा गांव गजनी है। यही के लोग उनके साथ मिल गए और भारत के साथ प्रतिघात किए, जैसा कि आज बैठे हुए यहाँ प्रतिघात कर रहे। समाजवादी पार्टी के मित्र का आज बयान सुने होंगे, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष का आज बयान सुनेंगी और चैनल पर आप सुनाएंगे तो पता चल जाएगा कि देश की व्यवस्था के साथ लोग नहीं खड़े हैं, देश के संविधान के साथ नहीं खड़े, धर्म के साथ खड़े हैं। अगर धर्म का व्यक्ति अपराधी भी हो तो कहते हैं इस बार का वोट हमें उस अपराधी के लिए तो निश्चित तौर पे। ठीक है सर, ठीक है, गॉट पॉइंट टेकन। तारिक खान जी इन दोनों बातों का जवाब देंगे। तारिक खान जी 2 सवाल आपके लिए आए हैं, उन दोनों सवालों का आप जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले रंजीत कुमार मिश्रा जी आपके पास आते हैं। सैयद जवाद आपके पास भी आऊंगे, आपका स्वागत करती हूँ चर्चा में। रंजीत कुमार मिश्रा जी, सवाल मैंने आपसे पहले यही पूछा था जब आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई थी कि जो पैटर्न है फिर गलत क्या है? राहुल गांधी तो ठीक ही करते होंगे ना, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस में हमेशा से रही है, राहुल गांधी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए उनके बयानों, उनके वक्तव्यों से झलकता वही है। तो इसमें गलत तो कुछ नहीं करते हैं, फिर ठीक ही है राहुल गांधी जी। सबसे एक तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मेरे ओपनिंग रिमार्क्स के बाद कोई भी कनेक्शन हमारे साथ नहीं रहा आपका, इसलिए मैं कोई बात सुन नहीं पाया। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात ये कि देखिए कांग्रेस इस देश की इकलौती पार्टी है जो 100% लोगों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म का व्यापार नहीं करती, धर्म का राजनीतिकरण नहीं करती, धर्म को मानती है, धर्म में आस्था रखती है। ये तो भगवान राम का भी व्यापार कर लेते हैं, तो इनकी बात ही क्या करना। दूसरी बात आप देखिए कि बयानों की आप बात कर रहे थे, अपमान तो इनके केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेकर, राजा महाराजाओं को लेकर जिस तरह के अभद्र बयान किए, जिसकी चर्चा मैं यहां कर भी नहीं सकता, और जिसके कारण गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग लगी रही और लगातार वहां बड़े बड़े महापंचायत होते रहे और क्षत्रिय समाज ने एक साथ ये घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अगर बयान मिश्रा जी ये बताइए मुझे, ये बताइए कि अगर बीजेपी धर्म का व्यापार करती है और आप राम को मानने वाले हैं तो 2 बातें जरा बताइएगा मुझे। प्रभु श्री राम के दर्शन करने का मन ही नहीं किया अभी तक आपको? ऐसा है, पहली रामनवमी भी हो गई, सूर्य की किरणों से ललाट पर तिलक भी हो गया प्रभु श्री राम के, लेकिन आप लोगों को अभी तक किसी को समय नहीं मिला। दूसरी तरफ सर, जब बात होती है सनातन धर्म की, आपके अपने लोग आपके ऊपर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। आपके अपने लोग आपकी पार्टी ये कहते हुए छोड़ देते हैं कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, और उसको बल तब मिलता है जब आप ही के साथी डीएमके वाले सनातन की तुलना कुष्ठ रोग से कर देते हैं। तो फिर सवाल क्या उठेंगे नहीं आप लोगों के ऊपर सर? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सनातन विरोधी होने की बात ये लोग करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात कि सनातन धर्म में तो सबसे उच्च स्थान शंकराचार्य का है, इन्होंने तो शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया। शंकराचार्य आए क्या उस रामलला के उस कार्यक्रम में? शंकराचार्य आए नहीं आए? तो आप शंकराचार्य के कदमों पर चल रहे हैं, वो नहीं गए तो आप भी नहीं गए। आपने तय किया कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे, इसीलिए नहीं गए ना सर? नहीं, पूर्णिमा जी ये बात समझिए कि शंकराचार्य जी को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया। चारों शंकराचार्य उसमें नहीं आए। दोनों सवालों का सर जवाब नहीं दिया, दोनों सवालों को आप मिक्स कर गए। मैंने क्लियरली आपसे पूछा, मैंने कहा कि आपके अपने लोग आपके ऊपर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, आपने कह दिया बीजेपी लगाती है। मैं गौरव वल्लभ का नाम लूं क्या? मैं संजय निरुपम का नाम लूं क्या? निकलते वक्त क्या कहकर गए वो? इसके साथ ही पिछले अभी कुछ वक्त में आपके जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने क्लियर एक सुर में कहा कि राम मंदिर और उसके निमंत्रण में ना जाने का जो फैसला कांग्रेस पार्टी का रहा, हमको वो फैसला पसंद नहीं आया। सनातन विरोधी है कांग्रेस पार्टी। फिर बीजेपी इसमें कहां से आ गई? छोड़ दीजिए ना बीजेपी को, जब अपने घर में आपके छेद करने वाले हो तो फिर कहीं और ऊपर छतरी लगा के क्या कीजिएगा सर? अच्छा, आपकी बात पूरी हो जाए तब मैं बोल लूंगा। हो गई सर, अब बोलिए ना। ऐसा है
कि छोड़कर जाने वाले क्या क्या कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको अभी मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद जो इनके यहाँ से छोड़ के गए शर्मा जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या कहा वो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ये बेईमानों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, इनके कथनी और करनी में अंतर है। अरे बीजेपी वालों ने मुगलों का गुणगान नहीं किया ना सर, और जो राजा थे, जो महाराजा थे, उनके द्वारा किए गए कामों को नकारा नहीं ना। बीजेपी ने नहीं किया है, कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी ने किया है। इसीलिए सवाल उठ रहा है, आपकी पार्टी का चेहरा मोहरा राहुल गांधी, उनके स्टेटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं सर। इसीलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बात तो समझिए ना मिश्रा जी। आती हूँ आपके पास जल्दी से, तारिक खान जी आपके पास आते हैं, उन दो सवालों का जवाब लूंगी और उसके बाद सैयद जवाद जी आपके पास आए। एक बात मैं 10 सेकंड में कह दूं, आप तो सवाल पूछ के निकल लेती हैं। एक बात बताइए, तीन बार मैंने मिश्रा जी आपसे सवाल पूछा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, आप फौरन चले जाते हैं बीजेपी पर। अरे अपनी पार्टी की भी बात करिए ना प्रभु, अपनी पार्टी की भी बात करिए ना सर। राहुल गांधी को कौन अचानक से कह देता है, उनको करंट लग जाता है, जाके इस तरीके की बातें करने लगते हैं मंच पर? कौन कहता है? आपकी बैकएंड टीम रिसर्च तो कम से कम ढंग से करके दिया करे, फिर उसके बाद राहुल गांधी के मीम बनने लगते हैं सर सोशल मीडिया पे जगह जगह। अरे तो आप क्यों भाजपा का प्रवक्ता बन रही हैं? अरे आप सर सवाल फिर तो पूछिए। अब आ गए ना, वापस लौट कर आप मीडिया वापस लौट कर आ गए ना, आप वापस लौट कर आ गए। अब आप इसमें मेरा समय जाया करेंगे सर, लेकिन मैं ये आज होने नहीं दूंगी, सॉरी टू से सर। बोलिएगा तारिक खान साहब, आपके लिए दो सवाल आए थे, उन दोनों सवालों का जवाब लूंगी, फिर आती हूँ मिश्रा जी आपके पास। सवाल सुनने नहीं आता, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। तारिक खान साहब, मुझे उम्मीद है कि आप न्याय करेंगी, समय देंगी मुझे। मुगल की तारीफ किसने की, अभी मैं साबित करता हूँ, बीजेपी को एक्सपोज करता हूँ। G20 समिट हुआ, उसमें एक किताब छपी, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पेज नंबर 38 पे क्या लिखा हुआ है पता है? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अकबर एक महान शासक थे हिंदुस्तान में, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए बहुत काम किया, हिंदुओं का सम्मान किया और लोकतंत्र को आगे बढ़ाया। ये अकबर की बुराई हो गई तारीफ। इसकी जगह महाराणा प्रताप नहीं हो सकते, शिवाजी राव नहीं हो सकते। क्यों किया गया ये? क्यों किया गया आप जानती हैं? क्योंकि जो मुसलमान लोग आए थे ना तुर्की से, ईरान से, वो खुश हो गए। तब महाराणा प्रताप की तारीफ नहीं होनी चाहिए? यहाँ बैठ के वोटों के लिए नाटक करते हो, और जो सरकार बुकलेट छापती है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता अकबर के बारे में बात कर रहे थे, आप सुनिएगा, मुझे बीच में इंटरप्ट मत करिए, अगर 1 मिनट दीजिए देन लिसन केयरफुल। और अब मैं कहता हूँ, अभी ये भी कहा गया कि हम लोग चले गए, कोई मुख्तार अंसारी थे, अखिलेश जी चले गए। हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश के कितने बड़े डॉन थे, जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं वही जानते हैं। मैं रहता हूँ वहीं गोरखपुर में। हरिशंकर तिवारी मरे, डॉक्टर दिनेश शर्मा उनके घर गए, निकाल दीजिए दिनेश शर्मा को पार्टी। क्यों गए थे? हरिशंकर तिवारी का नाम अपने एग्जीक्यूटिव से पूछ लीजिएगा फोन करके, क्यों गए थे? क्यों गए? तो गए तो आप ही, गए तो आप। अब हम गए, वो हमारा विषय है। अगर जनता को बुरा लगेगा तो वोट नहीं देगी। आप सवाल खड़ा करते, आप जो लोग अकबर की तारीफ करते हैं वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी का भी, राहुल गांधी का भी जवाब दें, बात पूरी होने। अगर 10 सेकंड देंगी तो राहुल गांधी का भी जवाब दें। बोलिए तारिक। राहुल गांधी ने इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले की बात की, जब सिंधिया जैसे लोगों ने गद्दारी की और सावरकर ने अपनी किताब में सिंधिया को कोबरा लिखा। 1857 स्वतंत्रता का समर लिखा और उसमें सिंधिया को लिखा कि वो कायर था, वो कोबरा था। हमने लिखा। आप उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं सावरकर, हम नहीं। आपके मानने वाले खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं कि वो कोबरा थे। आप तो देश के गद्दारों को मानने वाले भाई, अंग्रेजों के साथ टुकड़े गैंग जैसे लोगों को आप मानने वाले हैं, बीच में महमूद गजनी जैसे लोगों को मानने वाले हैं, तैमूर जैसे लोगों को मानने वाले हैं, मुगल जैसे लोगों को आप मानने वाले हैं। ऐसे लोगों की गाथा ही तो आप गाएंगे? नहीं, ऐसे लोगों की बस बहुत हो गया। देखिए, जितनी भी गाथा मुख्तार अंसारी जैसे मवाली और गुंडा माफिया को मानना है, आप घर में जाकर के बोल, लेकिन टीवी पे बैठ करके उन जैसे लोगों को गाथा मत गाइए। उसके बाद फिर आजादी की बात होती थी। अरे आजादी का गुणगान गाना है ना, आप कांग्रेस पार्टी का ही रख लीजिए ना। कांग्रेस पार्टी का कितना योगदान रहा भाई? आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का 3,27,000। अरे सुनिए, आप बहुत गाथा गा रहे हैं ना।
3,27,000 बलिदानी तो आजादी के समय हुए, लेकिन उसमें से कांग्रेसी नेता कितने बड़े नेता थे? आप बताइए। सुखदेव, नहीं, बस आजादी की बात राहुल गांधी ने इस बात मुझे 2 सेकंड दीजिए। नहीं रमनीश जी, पहले मुझे 2 सेकंड दीजिए, 2 सेकंड पहले मुझे दीजिए। तारिक खान जी, आपकी बात एक लंबे वक्त तक पूरी हुई थी और उसके बाद रमनीश जी ने एक काउंटर आपके सामने रखा है, उसको आराम से सुन लीजिए, फिर उस पर जवाब दे दीजिएगा। क्या दिक्कत है? सुन तो लीजिए उनको। क्या बस मुझे 20 सेकंड आप बोलिएगा, जल्दी 20 सेकंड में खत्म दीजिए, उसके बाद तारिक खान आप बोलिएगा। सबसे पहली बात, आपने आजादी की बात करी और कांग्रेस पार्टी की भी बात करी। मैं कांग्रेस पार्टी को ही सामने लेके आता हूं। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी 3,27,000 देश की आजादी में बलिदानी हुए ना भाई, उनमें से कितने कांग्रेसी थे? कितने कांग्रेसी बड़े नेता थे? राम प्रसाद बिस्मिल उसमें से कांग्रेसी नेता नहीं थे। चाहे सुखदेव की बात करें, चाहे राजगुरु की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करें, आप इन लोगों को आप नहीं ले सकते। ये सारे के सारे लोग जो थे वो कांग्रेसी नहीं थे, संघ समर्थक भी नहीं थे। उसके बाद सबसे पहली बात, संघ समर्थक भी नहीं थे। आप बताइए, उनमें से कितने लोग को, कितने कांग्रेस को काला पानी की सजा हुई? कितने कांग्रेसी उसमें से थे जिनको फांसी की सजा हुई? कोई भी कांग्रेसी उसमें नहीं था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जैसे ही आप बताइए कि अंग्रेज ऑफिस से ये अंग्रेज जो उस समय था उनका शासक, उसके जैसे ही घर से निकलते हैं जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की हत्या हो जाती है। और यहाँ पे ये सारे के सारे लोग जो है जो मुगल प्रेमी हैं। रमनीश जी, ये जो की गाथा दिन भर गाते रहते हैं ना, ठीक है रमनीश, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए, 30 रुपए, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए जितने आपको मिलेंगे सर। इस तरीके की बात नहीं। रमनीश जी, आपको रोकूंगी, लेकिन ये जो बिटवीन द लाइन लाफ्टर आया है तारिक खान जी आपकी तरफ से और सैयद जवाद आपकी तरफ से, जरा फैक्ट्स के साथ इसको क्रॉस वेरीफाई करिएगा। सिंह साहब और शुक्ला साहब उसके बाद आपके पास आऊंगी। तारिक खान, जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हैं, थोड़ा शॉर्ट रखिएगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का 0 कंट्रीब्यूशन है आजादी के बाद। फिर आप जिसकी हिंदू महासभा 3 सीट क्यों 2 सीट क्यों जीती? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी 2 सीट क्यों 3 सीट जीती? आप क्यों नहीं सत्ता में आ गए थे? जनता ने कांग्रेस को, गांधी जी को क्रेडिट दिया था आजादी का, तो कांग्रेस पार्टी आज ऐसा ना करिए। भारत क्यों चुप जाता हूं मैं चुप जाता हूं। ऐसा मत करिए स्टूडियो में बैठा के, दिस इज नॉट फेयर। क्यों बुलाती हैं फिर आप? उनके बीच में मैं नहीं बोला, अब आपने मुझे समझ दिया। सुने शांत, ठीक है तारिक जी, ठीक है। जनता ने क्रेडिट दिया गांधी जी और तमाम वो लीडर जो बाद में कांग्रेस छोड़कर हिंदू महासभा के बड़े नेता बने, उन्होंने भी दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उन्हीं में से थे। इन तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन था, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ 51 में, तो जनता ने कांग्रेस को चुना। हिंदू महासभा भी चुनाव लड़ी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी पार्टी चुनाव लड़ी। क्यों नहीं जीत गई? अगर आपका क्रेडिट था जनता का, जनता ही मालिक है, वही जज है। ठीक है तारिक खान साहब, आजादी के बाद अपना निर्णय दिया और कांग्रेस को क्रेडिट दिया, उसको वोट दिया। ठीक है, कुछ कर सकता हूं। पॉइंट टेकन तारिक साहब, जल्दी से सैयद जवाद इस पर आप बात पूरी करिएगा, फिर उसके बाद जी। अभी बहुत देर से इतिहास की बात होने लगी, भूगोल की भी बात होने लगी, अभी मुगलों को भी जिक्र हो गया। मैं तो काफी वक्त सोच रहा था कि अभी तक औरंगजेब, बाबर का नाम क्यों नहीं आया। चुनाव आ गए तो आ गया। अब थोड़ा सा जो है, अब बीच में ना बोलना भाई साहब, मैं फिर क्या बोलूं। देखिए क्या है, किसकी तायद करना किसकी नहीं करना, लेकिन भाई साहब जिन्ना की मज़ार पे जा कर के चादर पेश करना, जिन्ना की तारीफ करना, पाकिस्तानियों की तारीफ करना और उसके बाद भारत रत्न दे देना, क्या साहब कौन गया, किसने करी? एक फैक्ट। दूसरा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के यहाँ बगैर क्लियरेंस लिए पहुंचते हैं, मलियाबादी आम लेकर के जाते हैं, शॉल लेकर के आते हैं, झप्पी पाते हैं, गले पाते हैं। कौन गया? कांग्रेस ही चले गए। उसके बाद सोचिए, हमारे देश के अंदर पठानकोट होता है, पहली बार इतिहास के अंदर हुआ कि आईएसआई को बुलाया कि आओ देखो हमारे यहाँ क्या हो गया। ये पाकिस्तान प्रेम है। बस यात्राएं किसने स्टार्ट करी? नवाज शरीफ के गले कौन लगे? उसके बाद हमको करगिल मिलता है। उसके बाद भाई साहब नवाज शरीफ को दोबारा बुलाते हैं चाय के ऊपर। कौन पाकिस्तानी प्रेमी लोग हैं? और अभी बात कर दे मुगलों से, रिश्तेदारियां करके बैठे और यहां पर आकर के ज्ञान दे रहे हैं इतिहास का। अंग्रेजों की तायद करने वाले 10 नाम पूछिए इनसे, भगत सिंह, चंद्रशेखर जी,
राजगुरु जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां क्या संघ समर्थक थे? क्या आज तक संघ ने उनको समर्थन दिया? आज तक नहीं दिया। ज्ञान पालेंगे आकर के यहाँ पर। और बताइए कौन सी आइडियोलॉजी के थे? करिए आप भगत सिंह के ऊपर चर्चा। संगी थे, नेकर पहन कर टहलते थे, कितना नेकर पहन करके लड़े हो जाकर के अंग्रेजों से। आपको सिर्फ नेकर पहनकर टहलने में नजर क्यों आते हैं? सैयद जवाद, और यहाँ पर संगियों से नहीं, एक मिनट, एक सेकंड। सैयद जवाद कैसे नहीं बोलने देंगे सर? अरे कैसे नहीं बोलने देंगे? संघ से आपको दिक्कत हो सकती है। एक मिनट सैयद जवाद, संघ से आपको आ रही हूँ, सिंह साहब आ रही हूँ आपके पास, सिंह साहब आ रही हूँ। समर्थक बोल करके, ठीक है सैयद जवाद सुनिए, समर्थक करके यहाँ पर आकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट दोगे? आपको संघ से समस्या हो सकती है सैयद जवाद, और वो आपकी अपनी चॉइसेस है कि आपको संघ से दिक्कत हो। लेकिन एक मिनट सैयद जवाद, एक सेकेंड। मैं ये कह रही हूँ कि आपको संघ से समस्या हो सकती है, लेकिन संघ के लोग, अरे ले रही हूँ ना जवाब भाई, ले रही हूँ मैं आपके कहे एक स्टेटमेंट पर आपत्ति व्यक्त कर रही हूँ, मैं आपके एक स्टेटमेंट पर आपत्ति व्यक्त कर रही हूँ, और उसके बाद आपके सवालों के जवाब दूंगी। आपको संघ क्या सिर्फ लेकर पहनते हुए टहलते हुए नजर आता है क्या? आपकी संघ की दिक्कत हो सकती है। एक सेकेंड सैयद जवाद, लेकिन लेकर पहनकर टहलते हुए आपको संघ के लोग से नजर नहीं आएगा। दिक्कतें अलग रखिए। जवाहरलाल नेहरू कितने साल जेल में रहे? ये बताया जवाहरलाल नेहरू कितने आगा खां जेल में, आगा खां पैलेस में उनको रखा गया था। आगा खां पैलेस था, वो जेल नहीं था। आपको कौन सा योगदान है? झूठ खड़े भी करने वाले। आप ये बताइए जवाहरलाल नेहरू आप ये बताइए जवाहरलाल नेहरू कितने साल जेल में रहे? आपका रेफरेंस दे। सैयद जवाद आपने सवाल पूछ लिया ना, सैयद जवाद आपने सवाल पूछ लिया ना, आप उस सवाल का जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? सिंह साहब जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा इस बात का। ठीक है रमेश जी, कांग्रेस के नेता का स्टेटमेंट है कि आप गांधी से निकलकर जिन्ना तक पहुंच गई है कांग्रेस। ये कांग्रेस के ही नेता का स्टेटमेंट है, ये बीजेपी ने नहीं कहा है सब, ये कांग्रेस के लिए कहा गया। रुकिएगा एक सेकंड सिंह साहब, जल्दी से सिंह साहब रुकिएगा जरा, ऐसे सिंह रुकिएगा जरा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिंह साहब रुकिएगा, पहले आप रुकिए जरा, पहले आप रुकिए सिंह साहब, पहले आप रुकिए। सैयद जवाद, पाकिस्तान पे देखिए, पाकिस्तानी इतनी बार पाकिस्तान की चर्चा करना, इसका मतलब पाकिस्तान जिना की मजार पे जाना बगैर पाकिस्तान का बाहर आ रहा है। थोड़ा सा रुकिएगा, इनके मन की पूरी बड़ास निकलने दीजिए जरा, हो जाए जब आप लोगों को तो बताइएगा। हाँ बताइए पाकिस्तान पे हो गया, अडवाणी जी पे। ठीक है रमनीश जी प्लीज रुकिए, पहले मुझे सिंह साहब से जवाब लेना है इसको लेकर, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। शुक्ला जी माफी चाहूंगी थोड़ा देर के लिए, सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा। पूर्णिमा जी सैयद जवाद ने बड़ी अच्छी बातें कही। निश्चित तौर पे भारत के लोग ऐसे ही प्रेम दिखाते हैं, भारत के लोग अपने पड़ोसी के साथ भी प्रेम दिखाते हैं, और जिसको यहाँ पे जिनके साथ रहते हैं उनके साथ भी प्रेम दिखाते हैं। लेकिन गलती उसकी है कि कश्मीर में वो दाढ़ी रखकर टोपी लगाकर कहता बिना दाढ़ी बिना टोपी वाले, बिना हमारे धर्म वाले चले जाए, रात को ही खाली कर देने तो उनकी बहनों की बीच में क्यों बोले? मजार पे कौन गया? वही बात घुमा के बोलेंगे तो बदल नहीं जाएगी ना, बोल दिया ना उनको, सुनिए ना फिर, सुनिए ना फिर, हकीकत को सुनो, हकीकत को सुनो। अब देखिए क्या हुआ, ऐसे लोग जब किसी की हत्या हो जाती, गला कट जाता है, वहां धर्म पे गला कट जाता, उस पर हमारे हैं। सवालों के जवाब दीजिए, भागने नहीं दूंगा, एजेंडे पे काम ना करिए ना, एजेंडा चलाने दूंगा आपका। कहते हैं कि नहीं हमारे धर्म का, आप बताइए ना रिश्तेदारी किसकी है मुगलों के साथ? आतंकवादी पकड़ा जाता है किसी मस्जिद में, पठानकोट होने के बाद आईएसआई को बुलाएंगे, आईएसआई को बुलाएंगे, कितनी छोटी बिरयानी खाएंगे पाकिस्तान जाकर के। कैसी विचारधारा, जलेबी घुमाए जाओ आतंकवादियों के लिए भी आतंकवादियों को शरण देते हैं। हम ये नहीं कहते कि क्यों आतंकवादी को शरण दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी दिए, मेरठ में भी दिए, कश्मीर में भी दिए और केरल में भी दिए। निश्चित तौर पे लोग देखते हैं
जो व्यक्ति कहता है चैनल पर बैठकर जो व्यक्ति को हाफ पैंट से दिक्कत है, भारत से दिक्कत है, भारत की सभ्यता से दिक्कत है, उससे पूछिए ना। जो व्यक्ति चैनल पर बैठ के कहता है हम किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, हमारे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा, और जब दूसरा कोई बोलने लगता है उसकी दाढ़ी फड़कने लगती है, टोपी नीचे गिरती है, यही पूछा जाता है। बीजेपी की मानसिकता, आरएसएस की मानसिकता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ना खड़े होकर अंग्रेजों के साथ खड़े हो रहे थे, अंग्रेजों के साथ खड़े हो रहे थे, अंग्रेजों की तारीफ करेंगे। यही तो देश ने जाना, शरण में देने वाले व्यक्ति के साथ भी गुनाह, जो शरण में नहीं दिया उसके साथ भी गुनाहगार तो गुनाह करेगा। पूर्णिमा जी ये तो गुनाहगार है, गुनाहगारों को आप गुल्ला खिलाइए। बंद होने वाले हैं 4 जून के बाद, याद रखिएगा। एजेंडा चलाते हैं, सिंह साहब जरा रुकिएगा प्लीज, सिंह साहब जरा रुकिएगा प्लीज, 1 सेकंड रुकिएगा। सैयद जवाद, मैं आपको बहुत देर से ससम्मान एक बात कह रही हूँ कि एक प्रवक्ता की बात पूरी होने दीजिए, लेकिन आप बीच में कंटिन्यूअसली टिप आउट कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि रुकिए, उनकी बात सुनने दीजिए, और अपने लिए ना सही कम से कम दर्शकों के लिए तो सुनने दीजिए। सर जवाब तो रखिए ना, आप बाद में तय करिएगा ना, कि बीच में बोल के आप तय करेंगे, आप बीच में बोल के तय करेंगे क्या? आप बीच में बोल के तय करेंगे क्या? तो आप बन जाइए पत्रकार, मेरी कुर्सी पर आप आकर बैठेंगे क्या? मैं आपसे कह रही हूँ सैयद जवाद, शांति रखिए और मुझे पाठ मत पढ़ाइए। अपना देखिए, अगर आपको तुष्टीकरण की राजनीति किसी की नजर नहीं आती तो मुझे मत बताइए। शांत रहिए, शांत रहिए सैयद जवाद, शांत रहिए सैयद जवाद। प्रवक्ता है, बुलाए गए हैं जैसे कि आपको बुलाया गया है, और उतने ही समय में बोलिए जितने समय में आपसे सवाल पूछा जाए। बोलिएगा सिंह साहब, अपनी बात पूरी करेंगे सर। सिंह साहब बोलिए। पूर्णिमा जी देखिए, मैं तो कहूंगा हमारे मित्र ने, यही होता है अंतर, यही अंतर होता है आतंकवादी में, उग्रवादी में, विरोधी में और अकबरवादी में। यही सब अंतर होता है कि बात मीठी करेगा, जो अपने फायदे का होगा वो सब रसगुल्ला दिखेगा, जो दूसरे का फायदे का होगा वो सब कड़वा दिखेगा। मैं तो कहा, आपने अच्छी बात कही कि यही हिंदू धर्म होता है। आज बात किस पे हो रही थी? एक्सीडेंटल हिंदू। एक्सीडेंटल हिंदू जो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर दूसरे बन गए हैं ना, जो स्वयं अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो कई चैनलों पर बैठकर ये कहते हैं हमारा अधिकार है, हम खेल में चाहे जिसका साथ दें। आज वहां पर बैठ के एक जवाब नहीं दिया। आज अगर भारत का कोई व्यक्ति पहन ले रहा है, तो तकलीफ हो जा रही है। हमें तो बुरके पे नहीं तकलीफ है, हमारे देश की सभ्यता का मान सम्मान है, लेकिन हाफ पैंट पे तकलीफ है, धोती पे तकलीफ है, गमछा पे तकलीफ है, पंडितों पे तकलीफ है, राजपूतों पे तकलीफ है। कितने तकलीफ जगजाहिर करेंगे? सब लोगों ने देखा है, कश्मीर में देखा, केरल में देखा, दिल्ली में देखा, कलकत्ता में देखा, सबने देखा। पूछा भी गया इनके बड़े भाई से, नवाब जी के बड़े भाई से पूछा गया धर्म पहले की दे, तो इन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए तो धर्म पड़ा है। ऐसे लोग, अरे आप जवाब दीजिए, जिना की मजार पे, जिना की मजार पे जो शख्स गए थे उनको भारत रत्न किस बिहार पे दे दिया गया भैया? लेकिन भारत में ही रहकर, भारत का ही कौन गया? मनमोहन सिंह कितने 10 साल में कितनी बार पाकिस्तान चले गए? अपराधियों, अरे कौन मनमोहन सिंह गए थे पाकिस्तान? बगैर क्लियरेंस लिए उतर गए थे। नवाज शरीफ के लिए शाल लेकर के कौन गया था? मलियाबादी आम लेकर के गए थे साहब। पार्लियामेंट पे जो अटैक किया था उसके लिए राहुल गांधी जी रोए कि नहीं दूंगा सिंह सर, जवाब दूंगा, और जनता भी जवाब पूछ रही है आपसे। इसीलिए 10 साल का कार्यकाल ना गिना करके हिंदू मुसलमान जाति धर्म पे आ गए। ना हो रहे तुम्हारे 400 पार, लाड़े पड़े हैं 170 पार। इसी भारत में ना हो रहे, और इसी ना हो पाएंगे 400 पार, ऐसे तो ना हो रहे। मजाक उड़ा लाले पड़े हुए 170 पार आप रहते हैं, जिसका मांगो ने 10 साल के कार्यकाल पे कि हमने महंगाई कम करी, हमने बेरोजगारी कम करी, हमने ठीक है। सिंह साहब जरा रुकिएगा, सिंह साहब जरा रुकिएगा, सैयद जवाद जरा रुकिएगा। हम देश में अग्निवीर लेकर के और इसी बीच में रमनीश साहब के पास आते हुए और फिर उसके बाद राकेश शुक्ला जी आपके पास आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक सेकंड रमनीश जी एक सेकंड, लेकिन इसी के साथ साथ अपने दर्शकों से एक बात के लिए मुझे जरूर माफी मांगनी चाहिए, और माफी इस बात के लिए मांगनी चाहिए कि जब मेहमान यहाँ पर पक्ष रखने के लिए आते हैं तो वो एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
सिंह साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज रुकिएगा कुछ सेकंड्स के लिए, और इस बात के लिए जरूर मुझे दर्शकों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि 100 दफा ये कहने के बावजूद भी कि एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें, 100 दफा ये कहने के बावजूद भी कि एक दूसरे की बात सुने ताकि दर्शकों को समझ में आए, लेकिन उसके बावजूद आदत जाती नहीं है। जल्दी से रमनीश वत्स जी अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करिएगा और फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी राकेश शुक्ला। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडियो से बाहर जो स्टूडियो के बाहर उन्माद, फसाद और दंगे फैलाते हैं, स्टूडियो के अंदर भी आप देखिए आतंक मचाते हैं। दूसरी बात देखिए, अभी शहाबुद्दीन अशरफ जो कांग्रेसी नेता है तेलंगाना में, वो कहता है हमें हिंदू के वोट नहीं चाहिए। तो भैया किसके वोट चाहिए? तो यही आते हैं ना कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी करती है, राहुलवादी की जो आज कांग्रेस है वो करती है। आप इसका प्रमाण तो हमने संदेश खाली में देखा, जब जहां शेख के ऊपर ये सारे कांग्रेसी नेता के मुंह में दही जम जाती है, सारे विपक्षी नेता और इंडिया अलायंस के मुंह में दही जम जाती है। शाहजहां शेख पर जब सीबीआई कार्रवाई करती है तब जाकर के ममता दीदी जो है नींद से जाग जाती है। नहीं, ये देखिए इस तरह के राहुलवादी कांग्रेस जिस तरह से डूब रहा है, डूबती नैया जिस तरह से डूब रही है, इनकी आपने सभी मेहमानों को सुना, आपने बीजेपी को भी सुना, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुना, आपने पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी सुना, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये सब कुछ रमनीश जी हो गए आपके 30 सेकंड, सर रुकिएगा। सर, आपने सब मेहमानों को सुना, लेकिन इन सब मेहमानों को सुनने के बाद जनता के लिए इसमें टेक अवे क्या है? एक कहता है कि बीजेपी गलत, दूसरा कहता है कि कांग्रेस गलत, एक कहता है कि एक जिन्ना प्रेमी है, दूसरा कहता है कि मैं जिन्ना प्रेमी। अब इन सबके बीच में जनता तो कंफ्यूज रहेगी ना, क्योंकि एक नैरेटिव सेट होता है ना इसके साथ साथ चुनावों में, जो जाहिर है कि उन चुनावों को भी इफेक्ट करता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी हिंदू, एक्सीडेंटल हिंदू है, या फिर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, या बीजेपी ऐसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती है? ये भी तो डीपली कहीं ना कहीं कंसर्न का विषय है ना। देखिए, जनता सुन के निर्णय नहीं करती, जनता देखती है, फिर आकलन करती है, तब निर्णय करती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जनता ये देखती है कि कौन सा राजनीतिक दल स्पष्ट है। स्पष्टता और विश्वसनीयता जिस दल के पास है, जनता उसके साथ जाती है। बिहार में आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव यानी आरजेडी स्पष्टता के साथ M22 समीकरण को लेकर चल रहा है, उसके पास कोई लाग लपेट नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, सपा के साथ भी M22 समीकरण है, वो भी कोई लाग लपेट नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध तौर पे हिंदुत्व की राजनीति करती है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई मौका देख के गोल टोपी नहीं पहनते। कांग्रेस के साथ मैं आलोचना नहीं कर रहा, ना मैं कांग्रेस विरोधी हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस देश में सबसे बड़े दल के रूप में रहे। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट है स्पष्टता का, वो ये स्पष्ट नहीं कर पा रही किस तरफ जाए। तो इसलिए जो कांग्रेस के प्रमुख चेहरा है माननीय राहुल गांधी जी और मोदी जी में एक सबसे बड़ा जो अंतर है वो स्पष्टता का है। मोदी जी में स्पष्टता है, राहुल जी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि उनको मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, चुनाव के समय जाना चाहिए या हमेशा जाना चाहिए। ठीक है सर, मेरे पास इसी के साथ समय खत्म होता है, लेकिन जल्दी से 30 सेकंड के लिए मैं अपने तीनों पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाना चाहूंगी। तारिक खान जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, 30 सेकंड सर। मैं तीन नेताओं के नाम लेता हूँ, ये बताता हूँ, पता चल जाएगा कौन कितने दिन जेल में गए। बीजेपी के 3 बड़े नेता जिनको ये मानते हैं, जिसमें बलराज मधुक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये बताइए कितने दिन जेल में रहे। जेपी लोहिया 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। नेहरू 9 बार जेल गए, 1922 से 45 के बीच में 9 बार जेल गए, करीबन 3500 दिन जेल में रहे। गांधी जी न जाने कितनी बार, ये बताने की जरूरत नहीं है जेल में। मैंने 3 नाम लिए, ये लोग कब जेल गए, टाइम और समय बताएं। ठीक है सर, ठीक है सर। रंजीत मिश्रा जी, जल्दी से 30 सेकंड सर, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा, अभी मैं सुन रहा था इनको, कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस 100% लोगों की राजनीति करती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कांग्रेस विभाजन नहीं करती है। और अभी जो बेरोजगारी और महंगाई और बाकी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए एक प्रोपेगेंडा टीम है जो इस तरह के मुद्दों को हवा देती है। असलियत ये है कि आजादी की लड़ाई की जितनी बात ये करे, आजादी की लड़ाई में ये लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ठीक है सिंह साहब, अंग्रेजों के साथ आजादी की लड़ाई में, और अब बातें करते हैं। पूर्णिमा जी जानते हैं, ये हर चीज का किराया वसूलना जानते हैं, किराया वसूलते हैं। अगर भारत की 60% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसके दादा परदादा अंग्रेजों की लड़ाई लड़े, न कि कांग्रेस लड़ी,
लेकिन ये वसूलने का कार्य करते रहे। मैं तो कहूंगा जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, जो हिंदू मुस्लिमों की हत्या कराते हैं, जो सिखों की हत्या कराते हैं, वो लोग बैठ के बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के मित्र बैठ के बात करेंगे। जो आतंकवादियों को सिर्फ इस नाते छोड़ देते तुष्टीकरण के नाते कि भाईचारा कायम रहे और हाई कोर्ट बाद में सजा। चलिए इसी के साथ मैं जाती हूँ कि राकेश शुक्ला जी ने कहा जो कि जनता सुनकर तय नहीं करती है, जनता ये खुद से तय करती है कि असल नैरेटिव क्या है और झूठा नैरेटिव चुनावी लिहाज से क्या है।